हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आपकी होस्ट आरती सिंह हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन सेशन लेकर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका हरियाणा टेट का सिलेबस है उसके बारे में, कि आपको हरियाणा टेट क्लियर करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करने पड़ेंगे और आपको वो टॉपिक किस किस बुक से कवर करने हैं। देखिए, जो आपका हरियाणा टेट का एग्जाम है वो आपका अक्टूबर या नवंबर माह में प्रस्तावित है। अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर मैं कहूँ कि नवंबर के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होना प्रस्तावित है। इसमें एसटेट में उन बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है जो फ्रेशर्स हैं या फिर जो नए मतलब बच्चे आते हैं जो अपीयरिंग में एग्जाम देते हैं, उनको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, हरियाणा टेट एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका सिलेबस डिफाइन नहीं किया जाता। कभी आपसे कुछ पूछ लिया जाता है तो कभी कुछ पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपका हरियाणा टेट का सिलेबस है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, नॉन सब्जेक्टिव पोर्शन एंड आपका सब्जेक्टिव पोर्शन। नॉन सब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्टिव पोर्शन की तो वो होता है आपका सॉरी नॉन सब्जेक्टिव पोर्शन कितने मार्क्स का होता है आपका 90 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है बेटा 90 मार्क्स का। अगर मैं सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करूं तो ये कितने का होता है 60 मार्क्स का। अब देखो, सब्जेक्टिव पोर्शन में आपका सब्जेक्ट क्या रहता है, आप मतलब मास्टर्स आपने किस सब्जेक्ट में कर रखी है, आप हिंदी से दे रहे हैं, आप इंग्लिश से दे रहे हैं या कंप्यूटर साइंस से दे रहे हैं या फिर आप केमिस्ट्री से या किसी भी सब्जेक्ट से जिसमें आपने मास्टर्स कर रखी है, उसमें अगर आप एसटेट दे रहे हैं तो 60 मार्क्स का तो आपका टोटली सब्जेक्ट रहने वाला है। जी हाँ, देखिए, अगर आपने मास्टर्स अच्छे तरीके से किया है तो आपको ये एग्जाम क्रैक करने में इतना ज़्यादा मतलब डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि 60 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट ही रहता है ना। 60 में से मान लीजिए 45 टू 50 के अराउंड, 45 टू 50 के अराउंड अगर मार्क्स लेके आते हैं तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। देखो, सब्जेक्टिव पोर्शन सभी का अच्छा होता है, सब कर लेते हैं क्योंकि 2 साल देके आए होते हैं, मास्टर्स करी होती है सबने, तो इजीली इस पोर्शन को कवर कर लेते हैं। बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ होती है नॉन सब्जेक्टिव पोर्शन में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे को नॉन सब्जेक्टिव पोर्शन में, क्योंकि देखो नॉन सब्जेक्टिव पोर्शन एक तो ऐसा है कि उसमें उन्होंने सब्जेक्ट इतने डाल रखे हैं, सब्जेक्ट इतने ज्यादा डाल रखे हैं कि कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े। अब जैसे मैं बात करूं साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी आपकी रहती है 30 मार्क्स की। अब देखो, जो साइकोलॉजी है वो आपके टीचिंग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और होनी भी चाहिए। टीचिंग मेथड्स, साइकोलॉजी, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बच्चे को हैंडल किया जाता है, ये सब आप लोगों के लिए जरूरी होता है। बट अगर बात करूँ, देखो ये आपकी उसके बाद क्या दे रखा है, ये आपकी रहती है 30 मार्क्स की। अब साइकोलॉजी में आपसे टॉपिक कौन कौन से पूछे जाते हैं, देखो जैसे बाल विकास हो गया, बुद्धि का टॉपिक हो गया, व्यक्तित्व हो गया, समायोजन हो गया। एनसीएफ से आपसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में ज्यादा पूछे जाते हैं, एसटेट में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उसके बाद में अगर बात करूं हिंदी एंड इंग्लिश की, देखो जो हिंदी है वो आपकी कितने मार्क्स की रहती है 15 मार्क्स की। ऐसे इंग्लिश आपकी कितने मार्क्स की रहती है 15 मार्क्स की। अब इन्होंने लास्ट टाइम क्या किया, हिंदी में हर साल ऐसे टॉपिक आते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्रिया तो एस्टेट वालों का सबसे मतलब फेवरेट टॉपिक है, क्रिया से तो हर बार 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे, उससे लास्ट टाइम भी आए थे, क्रिया से क्वेश्चन आते हैं। बट इन्होंने लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था आपकी स्वर एंड व्यंजन, स्वर एंड व्यंजन एक टॉपिक इन्होंने नया उठाया था एस्टेट वालों ने हिंदी में, जो पहले उससे पहले कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हिंदी में बेटा हम कौन कौन से टॉपिक कवर करें, सबसे ज्यादा पहला क्वेश्चन तो माइंड में ये आता है कि हिंदी में फिर व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक कवर करें। देखो जैसा इनका पैटर्न है, इन्होंने बना रखा है, टॉपिक फिक्स नहीं है, कहीं से भी उठा के दे देते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी आपको जो हिंदी ग्रामर है उसके आपको सारे टॉपिक करने हैं, सारे ही टॉपिक करने हैं। कितने होते हैं मैक्सिमम 15, मैक्सिमम कितने टॉपिक होते हैं आपके 10 से 15 टॉपिक ही तो होते हैं, आपको सारे कवर करने हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम जो टॉपिक छोड़ के जाते हैं उसी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देखो हिंदी भी मैं अगर ये कहूँ कि ऐसा सब्जेक्ट है मार्क्स स्कोरिंग जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। अगर 15 मार्क्स की आती है तो आपके 10
to 13 मार्क्स इजीली आ जाते हैं, यानी कि एवरेज रहता है कि 10 to 13 इजीली स्टूडेंट ले लेता है। देखो हिंदी को मत छोड़िएगा, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्टेट पास कराने में काफ़ी हेल्प करेगा। देखो उसके बाद मैं अगर बात करती हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा मतलब मेरे को टफ नहीं लगती, काफ़ी मतलब देखो मेरा मानना है ऐसा, मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मेरे को इंग्लिश इतनी टफ नहीं लगती। इसमें मोस्टली आपको टॉपिक दिए जाते हैं। इंग्लिश में आपको टॉपिक मिलते हैं वर्ब, कौन से मिलते हैं बेटा, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, उसके अलावा मैं बात करूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। एक सबसे फेवरेट टॉपिक जैसे मैंने हिंदी में बताया था क्रिया वाला, ऐसे इंग्लिश में इनका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कौन से होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन थे, उससे पहले कितने थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे एस्टेट में। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा वर्ब हो गया, आपसे वोकैबुलरी का कोई मीनिंग दे देते हैं, वोकैबुलरी भी पूछी जाती है, 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको जनरली देखने को वोकैबुलरी से। तो इस तरीके से आपके इंग्लिश में, इस तरीके से आपसे इंग्लिश में टॉपिक पूछे जाते हैं। देखो अब थे ये सब्जेक्ट मेन जो आपके मार्क्स स्कोरिंग भी थे और जिनके मार्क्स भी ज़्यादा हैं, ये भी तो देखना होता है ना किस सब्जेक्ट का कितना आप कितना मार्क्स का आपका आ रहा है। जैसे देखो साइकोलॉजी 30 मार्क्स का, हिंदी इंग्लिश 15-15 नंबर का है, आप मतलब मार्क्स गेन कर सकते हैं इजीली इसमें। अब बात आ गई इन 3 सब्जेक्ट की, ये ऐसे सब्जेक्ट है, वही बात फिर कि हरियाणा टेट का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं होता, हरियाणा टेट का कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं होता। अब देखो मैथ और रीजनिंग है ना, वही बच्चा कर पाएगा जो मतलब है ना कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहा है। मैथ एंड रीजनिंग सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा, रीजनिंग आप फिर भी कर लेंगे बट मैथ वही बच्चा कर पाएगा या तो वो मैथ का स्टूडेंट है या फिर जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहा है मैथ की, ठीक है। हरियाणा जीके में इन लोगों का कुछ फिक्स नहीं होता, कभी ये हरियाणा ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन दे देते हैं, कभी हरियाणा हिस्ट्री से दे देते हैं, कभी हरियाणा के करंट अफेयर से सारे क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो हरियाणा जीके का कुछ इतना फिक्स नहीं रहता। मैं तो अगर मेरी बात मानेंगे तो मैं देखो जो नॉन सब्जेक्टिव पोर्शन होता है मैं मोस्ट डोमिनेंट सब्जेक्ट मानती हूँ इन दोनों को, तीनों को, साइकोलॉजी एंड हिंदी और इंग्लिश मैं मानती हूँ मोस्ट डोमिनेंट इनको। आप इनको करने की बजाय इनको कीजिए। इनमें एक तो हरियाणा जीके का तो नाम देखो ऐसा है कि जीके हो गया तो कुछ फिक्स नहीं होता कि जीके कहीं से भी पूछ लिया जाता है। मैथ और रीजनिंग, मैथ वही बच्चा करेगा जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा है। एक मंथ में प्रैक्टिस नहीं होती बेटा मैथ की तो आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है और टाइम पे। क्योंकि देखो 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है ना, 150 मार्क्स का पेपर होता है, बट मैं कहती हूँ वो 150 क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होते, टाइम पता नहीं कहाँ निकल जाता है, 150 क्वेश्चन भी आप सोल्व नहीं कर पाते। तो मैथ के क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप उनको सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेंगे तो आपका बाकी का सब जो पोर्शन है वो छूट जाता है। इस वजह से मैं कह रही हूँ मैथ एंड रीजनिंग ऐसा है। और देखो मैथ में ऐसे ही नहीं है कि आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ में भी आपको सारा ही मैथ कवर करना है, जो भी आपका है आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। रीजनिंग में भी आपको सारे ही टॉपिक कवर करने हैं। तो मेरा मानना तो ये है, अब अगर आप नॉन सब्जेक्टिव पोर्शन में फोकस करना चाहते हैं तो इन 3 पे कीजिए। अगर आप सब्जेक्टिव पोर्शन में फोकस करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव पोर्शन तो है ही आपका मेन, सब्जेक्टिव पोर्शन तो है ही मेन। सब्जेक्ट में अगर आप 50 मार्क्स लेकर आ रहे हैं और इसमें अगर आप 60 में से तीनों को मिला के 60 का बनता है, अगर आप इसमें 40 मार्क्स भी ले आते हैं तो आपका इजीली एस्टेट का एग्जाम क्रैक हो सकता है। देखो अभी है ना परमानेंट टीचर्स की तो वैकेंसी आपकी एग्जाम हो चुका है स्क्रीनिंग का, बट अगर मैं बात करूँ आगे हरियाणा रोजगार कौशल में भी आपकी वैकेंसी आने वाली हैं। अगर आपका किसी भी रीजन से आपका एग्जाम परमानेंट पोस्ट के लिए अच्छा नहीं हुआ है तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो बच्चे अपीयरिंग में थे क्योंकि उनके हाथ से तो एक चांस चला गया ना, ऐसा नहीं होता कि इस साल वैकेंसी आई तो नेक्स्ट ईयर भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आने वाले 3-4 साल में जब भी आपको वैकेंसी मिलेगी आप उस टाइम उसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। तब तक आप एक मतलब साइड के लिए कि हाँ आपको हरियाणा रोजगार कौशल में आपका हो गया है, आप वहाँ पे पढ़ाई करवा रहे हैं, या फिर उससे देखो साथ साथ जब हम पढ़ाते हैं किसी भी स्कूल में तो आपके साथ साथ प्रिपरेशन होती है। तो ये आपका एस्टेट का सिलेबस था। आई होप आपको आपका जो डाउट था हरियाणा टेट के सिलेबस को लेकर वो क्लियर हो गया होगा।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और नेक्स्ट बेहतरीन सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।